प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज में संकलित पाठ 5 नई समस्याएं। इससे पूर्व आप पाठ 4 में युगों का दौर पढ़ चुके हैं। उसमें आपको पता चल चुका है कि प्राचीन भारत में कई राजवंशों ने भारत पर राज किया। उनमें कुछ विदेशी भी थे और कुछ देशी भी थे। विदेशी में शक वंश, जिसे हम शक साम्राज्य कहा गया कहते हैं। उसके बाद कुषाण वंश, जिसने कुषाण साम्राज्य की स्थापना की और जिसका महान शासक कनिष्क हुआ। इसके बाद गुप्त वंश प्रारंभ हुआ। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। उसमें समुद्रगुप्त हुए, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिन्होंने विदेशों तक भारतीय साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। और उसी में कुमार गुप्त हुए। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि प्राचीन काल में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोग सामुद्रिक व्यापार करने के लिए विदेशों तक जाया करते थे। उसमें जावा, सुमात्रा, बाली, चंपा और श्री विजय जैसे देश हुआ करते थे। जावा और बाली द्वीप इंडोनेशिया के द्वीप हैं। चंपा, जिसे वियतनाम कहा जाता है, मलाया या मलय द्वीप जो वर्मा, जिसे आजकल हम म्यांमार कहते हैं। उसी प्रकार श्री विजय जो बाली, सुमात्रा और जावा के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो इस तरह से भारतीयों ने विदेशों तक अपने प्रभुत्व का विस्तार किया। प्राचीन काल में भारतीयों ने विश्व के अनेक देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों में अभी भी हिंदू धर्म प्रचलित है। भारतीय संस्कृति को वहां हम देख सकते हैं। वहां संस्कृत भी प्रचलित है और वहां अनेक हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर बने हुए हैं। आज हम उन देशों की यात्रा करते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि हमारे देश के वीर योद्धा यहाँ तक पहुंच गए, जिन्होंने यहाँ व्यापार किया, यहाँ अपनी संस्कृति का फैलाव किया। यह हम पढ़ चुके हैं पाठ 4 में। और पाठ 5 में नई समस्याओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत में विदेशी मुगलों ने आक्रमण किया, विदेशी अफगानों ने आक्रमण किया, विदेशी गजनी के रहने वाले गजनवियों ने आक्रमण किया और किस तरह भारत में खून खराबा की। सबसे पहले भारत में आक्रमण महमूद गजनवी ने किया। यह गजनी का रहने वाला था। जिस समय प्राचीन भारत में हर्षवर्धन का शासन था, उस समय अरब में इस्लाम का अभ्युदय हो चुका था और इस्लाम धीरे धीरे एशिया में और अफ्रीका में फैल रहा था। भारत में अरब से इस्लाम आया उत्तर पश्चिमी छोर में और यहाँ वे लोग रुक गए। यानी अरब के लोग भारत में इस्लाम लेकर आए और उत्तर पश्चिम छोर में रुक गए। उन्हें भारत के मध्य क्षेत्र में आने में 600 वर्ष लगे। उस समय बगदाद प्रमुख केंद्र हुआ करता था शिक्षा का और भारत से विद्वान बगदाद जाया करते थे। भारत से ही विद्वानों ने बगदाद में गणित शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र की पुस्तकें ले गए और वहां पे इनका प्रचार किया। वहां भारतीय पुस्तकों का अरबी में अनुवाद हुआ। इसके बाद वहां उत्तर भारत के नहीं बल्कि दक्षिण भारत, खासकर राष्ट्रकूट शासक बगदाद में व्यापार के सिलसिले में जाया करते थे और बगदाद में भी भारत का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस्लाम भारत में सबसे पहले एक धर्म के रूप में आया। बाद में आक्रमणकारियों ने यहाँ पे तलवार की नोक पर इस्लाम का प्रचार किया, लेकिन सबसे पहले यहाँ इस्लाम धर्म के रूप में आया। यहाँ इस्लाम को मानने वाले धर्म प्रचारक आए।
इस्लामिक विद्वान आए और यहाँ उन्होंने मस्जिदें बनाई और यहाँ अपने इस्लाम धर्म का प्रचार किया। और यहाँ के शासकों ने भी और यहाँ के निवासियों ने भी इसका विरोध नहीं किया, बल्कि इस नए धर्म को उत्सुकता से देखा और इसे सम्मान दिया और इसे स्वयं भी स्वीकार कर लिया। क्योंकि भारत की यह परंपरा रही है कि वे प्रत्येक धर्म को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। प्राचीन काल से ही भारतीयों की यह विशेषता रही है कि वे सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते रहे, भले ही वह नवीन धर्म हो, भले ही वह विदेशी धर्म हो। इस तरह जब इस्लाम भारत में आया तो भारतीयों ने भी उसका स्वागत किया, यहाँ के शासकों ने भी स्वागत किया और इस तरह यहाँ पे इस्लाम धीरे धीरे जमने लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आक्रमणकारी के रूप में भारत में सबसे पहले महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। महमूद गजनवी अफगानिस्तान का सुल्तान था और इसने भारत में 1000 ईस्वी के आसपास भारत पर आक्रमण किया। यह भारत में उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों तक पहुंचा। मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत इसके आक्रमण से बचा। और यह इतना दुर्दांत था, इतना क्रूर आक्रमणकारी था कि इसने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत में खूब खून खराबा मचाया, हत्याकांड करवाया। इससे यहाँ के लोगों के मन में इस्लाम के प्रति अलग नजरिया पैदा हो गया। वे मुसलमानों को अलग दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि अभी तक इस्लाम भारत में भाईचारे का संदेश लेकर आया था, तो यहाँ के लोगों ने उसे एक धर्म के रूप में स्वीकार किया। लेकिन उसी धर्म को मानने वाला महमूद गजनवी ने जब यहाँ भारत पर आक्रमण किया और खून खराबा मचाया, तब यहाँ के लोगों को इस्लाम के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ा। महमूद गजनवी ने पंजाब और सिंध प्रांत को अपने अधीन कर लिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान का सुल्तान था और गजनी क्षेत्र का रहने वाला था, इसलिए इसे गजनवी कहा जाता है। और इसने भारत पर कई बार आक्रमण किया। इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में अपार संपदा थी और महमूद गजनवी ने उसे बारंबार लूटा और अपने रास्ते में पड़ने वाले क्षेत्रों को वह शमशान बनाता हुआ वापस अपने देश लौट जाता था। यानी वो बार बार भारत पर आक्रमण करता था, यहाँ लूट खसोट करता था, यहाँ के धन संपत्ति को लेकर अपने देश यानी अफगानिस्तान या गजनी वापस लौट जाता था। एक बार इसी तरह उसने आक्रमण किया और काठियावाड़ से होते हुए जब वह राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र से गुजर रहा था तो वहां उसे भारी हानि उठानी पड़ी। उसके बाद जब वह वापस गया गजनी, तो फिर वापस भारत पर आक्रमण करने नहीं आया। इसके बाद महमूद गजनवी के बाद भारत पर आक्रमण किया 160 वर्षों के बाद, यानी महमूद की मृत्यु हो गई 1030 ईस्वी में और 160 वर्षों तक भारत पर आक्रमण नहीं हुआ। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद 160 वर्षों तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ, किसी विदेशी शक्ति ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। इसके बाद भारत पर आक्रमण किया शाहबुद्दीन गौरी ने, जिसे मोहम्मद गोरी कहा जाता है, मोहम्मद गोरी। शाहबुद्दीन गौरी यह अफगान था। इसने गजनी पर आक्रमण किया और गजनी को अपने क्षेत्र में मिला लिया। गजनी जहां का रहने वाला था महमूद गजनवी यानी महमूद गजनी, उस क्षेत्र में शाहबुद्दीन गौरी ने आक्रमण किया और गजनी को अपने क्षेत्र में मिला लिया। इसके बाद फिर उसने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण जब उसने किया उस समय भारत की केंद्रीय शक्ति थी दिल्ली, और दिल्ली पर उस समय हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का शासन था। यानी पृथ्वीराज चौहान के साथ शाहबुद्दीन गौरी या महमूद गौरी का आमना सामना हुआ और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने उसे अनेकों बार हराया और वह भारत पर आक्रमण करता था, पृथ्वीराज चौहान से हार जाता था, फिर वापस अपने देश गजनी या अफगानिस्तान वापस लौट जाता था। फिर वह आक्रमण करता था, फिर मोहम्मद गोरी
आक्रमण करता था और पृथ्वीराज चौहान से हार जाता था और फिर वापस अपने क्षेत्र लौट जाता था। लेकिन उस समय कन्नौज के राजा थे जयचंद के साथ मिलकर, और या यूं कहें कि जयचंद की सहायता से उसने फिर भारत पर आक्रमण किया और इस बार उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इस पुस्तक में ये बातें नहीं हैं, लेकिन कहा जाता है कि कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के साथ पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था। इस कारण पृथ्वीराज चौहान को जयचंद अपना शत्रु मानते थे और शत्रु मित्र होता है। इस तरह उन्होंने भारत के साथ गद्दारी करते हुए, विश्वासघात करते हुए विदेशी शहाबुद्दीन गौरी का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और वहां पे, लेकिन मरने से पहले कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने मित्र और कवि चंद बरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा है, उनके साथ मिलकर मोहम्मद गोरी की भी हत्या कर, क्योंकि उन्हें शब्द भेदी बाण की विद्या आती थी, यानी शब्द पर बाण चलाना, शब्द भेदी विद्या। तो इस शब्द भेदी विद्या के द्वारा उन्होंने मोहम्मद गोरी को मार डाला, यह कथा है। लेकिन हम इतना मान सकते हैं कि मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता रहा, हारता रहा और अंत में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और दिल्ली पर उसने 1192 ईस्वी में कब्जा कर लिया। 1192 ईस्वी में शहाबुद्दीन गौरी या मोहम्मद गोरी ने भारत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने के बाद फिर भारत पर एक और आक्रमणकारी ने आक्रमण किया, जो बाकियों से अधिक भयानक था, अधिक खूंखार था, अधिक क्रूर था। उसका नाम है तैमूर लंग। उसे तैमूर लंग कहा जाता है या तैमूर भी कहा जाता है। यह तुर्क और मंगोल क्षेत्र का रहने वाला था। इसने 14वीं शती में उत्तर भारत से भारत पर आक्रमण किया। उसके विषय में कहा जाता है कि इतना भयानक और खूंखार था, क्रूर था कि वह जिन लोगों को, यानी जिन भारतीयों को मरवा देता था, उनकी खोपड़ियों का ढेर लगाता था और खोपड़ियों के ढेर के सामने उसके सैनिक नाचते थे और वह उन्मत्त होकर वह भी नाचता था, यानी खोपड़ियों के ढेर लगाया करता। इस तरह से उसकी क्रूरता प्रसिद्ध है। उसने दिल्ली को तो वीरान बना दिया, दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली में उसने इस तरह से हत्याकांड मचाया कि दिल्ली को उसने वीरान बना दिया और वीरान दिल्ली को फिर से अपने पैरों में खड़े होने में सैकड़ों वर्ष लग गए। उस समय, जिस समय यह दिल्ली पर आक्रमण किया था, उस समय दक्षिण भारत कुछ हद तक सुरक्षित था। उस समय दक्षिण भारत में बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य समृद्ध थे। बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य इतने समृद्ध थे कि इन आक्रमणों से तंग आके उत्तर भारतीय वहां दक्षिण में जाके बसने लगे। जितने भी जो आक्रमण हुए प्राचीन काल में लें या इस मुगल काल, अफगानी काल में अगर हम लें या तैमूर लंग के समय में लें, तो सारे आक्रमण ज्यादातर उत्तर भारत में हुए, यानी हिमालय के दर्रा से ये सब आक्रमण होते रहे, अफगानिस्तानी क्षेत्र से आक्रमण होते रहे। ज्यादातर आक्रमण से दक्षिण भारत सुरक्षित रहा, इसलिए वहां पे कला का विकास हो सका और वह समृद्ध होता रहा। इसके बाद तैमूर के बाद 1526 ईस्वी में तैमूर यानी किसी तुर्क मंगोल वंशीय या तैमूर वंशीय, तैमूर के ही वंश का एक और आक्रमणकारी भारत में आया और उसने भारत में पानीपत के क्षेत्र में भयानक युद्ध किया और भारत की दिल्ली पर वह बैठा। वह था बाबर, यानी बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और 1526 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और बाबर के आक्रमण के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई, क्योंकि
बाबर तैमूर वंशीय था और मंगोल था, तो इस मंगोल शब्द से मुगल शब्द बना है। बाबर के बाद बाबर का पुत्र हुमायूं हुआ, हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर हुआ, अकबर का पुत्र जहांगीर हुआ, जहांगीर का पुत्र शाहजहां हुआ और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब हुआ। इस तरह से औरंगजेब तक मुगल शासन कायम रहा। उसके बाद फिर उसका पतन प्रारंभ हो गया और बहादुर शाह जफर तक एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि वह समाप्त हो गया और अंग्रेजी राज यहाँ पे कायम हो गया। इसके बाद हम तीसरे में देखते हैं समन्वय और मिली जुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो। प्यारे बच्चों, जिस समय भारत में विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, यानी मुगलों ने, अफगानियों ने आक्रमण किया, तो उसमें से कई ऐसे थे जो यहाँ आक्रमण करने के बाद, लूट खसोट करने के बाद वापस चले जाते थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जो यहाँ बस गए, यहीं के होके रह गए, यहाँ रह और यहाँ की संस्कृति के साथ उन्होंने तालमेल करना प्रारंभ कर दिया। और यहाँ के लोगों को भी लगा कि यह एक नई संस्कृति है, इसमें नए रीति रिवाज हैं, नई पूजा पद्धति है, तो यहाँ के लोगों ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया और कुछ भारतीय इस्लाम को स्वीकार करने लगे, यानी वे मुस्लिम हो गए। और कुछ शासकों ने तलवार के दम पर, यानी जोर जबरदस्ती से भारतीयों को मुस्लिम बना दिया। तो इस तरह से यहाँ पे मुस्लिम और भारतीय संस्कृति का आपस में तालमेल होने लग गया, सब एक दूसरे की संस्कृति को समझने लगे और जो इस मुस्लिम भारत के बाहर से आए और यहाँ बसे, वे भी यहाँ के लोगों को अपनाने लगे, यहाँ के लोगों ने भी उन्हें अपनाना शुरू किया। इस तरह से मिली जुली संस्कृति का विकास प्रारंभ हुआ और इस मिली जुली संस्कृति के विकास में कबीर, गुरु नानक देव और अमीर खुसरो ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15वीं सदी में रामानंद हुए, रामानंद के प्रिय शिष्य हुए कबीर, यानी कबीर दास। उन्होंने अपने साथियों और लोगों के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों में नैतिकता जगाने की चेष्टा की, उनके सामाजिक स्तर पर व्याप्त बुराइयों को दूर करने की कोशिश की और सभी यानी हिंदू और मुसलमान दोनों ने कबीर को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और कबीर पंथ प्रारंभ हो गया। तो इस तरह से मुसलमान और हिंदू दोनों ही कबीर के शिष्य बने। इसके बाद गुरु नानक देव जी आए, ये पंजाब क्षेत्र के रहने वाले थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और इसी सिख धर्म में बाद में अनेक गुरु हुए, जिनमें अर्जुन देव जी हुए, गुरु तेग बहादुर जी हुए और गुरु गोविंद सिंह जी। आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी माने जाते हैं। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में इनके जो गुरु ग्रंथ साहब हैं उन्हें गुरु की पदवी दी गई और सजीव गुरु परंपरा समाप्त हो गई, यानी गुरु गोविंद सिंह जी के समय तक ही सजीव गुरु की परंपरा थी। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब को गुरु की पदवी दी गई और आज सभी सिख संप्रदाय के लोग गुरु ग्रंथ साहब जी को ही अपना गुरु मानते हैं और उन्हें ही गुरु की पदवी प्राप्त। तो इस तरह से गुरु नानक देव जी ने भी समन्वय की चेष्टा की, भाईचारे की चेष्टा की। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को प्रभावित किया और उसी समय अमीर खुसरो हुए। ये तुर्क थे और इनकी 3-4 पीढ़ियां संयुक्त प्रांत में पहले से बसी हुई थी। ये उस समय के कई अफगानी सुल्तानों के यहाँ कार्य कर चुके थे। ये उच्च कोटि के विद्वान थे, उन्हें फारसी और संस्कृत का भी ज्ञान था। आपको मैं बता दूं कि उस समय अफगानी या ये जो मुस्लिम शासक थे उनके दरबार की राजकीय भाषा फारसी हुआ करती थी। ये फारसी के भी विद्वान थे और संस्कृत के विद्वान थे, यहाँ तक कि इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। ये बहुत बड़े संगीतकार थे। इन्होंने संगीत के क्षेत्र में कई उद्भावनाएं की। कहा जाता है कि सितार, वाद्य यंत्र सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। इन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे जो दर्शन, राजनीति और
धर्म पर आधारित थे। इनकी पहेलियां, अमीर खुसरो की पहेलियां प्रसिद्ध हैं। लोग आपस में इनकी पहेलियों को सुनते और सुनाते हैं। तो इस तरह से अमीर खुसरो ने भी हिंदू और मुसलमान संस्कृति में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। इसके अलावा और राजनीतिक तौर पर भी कुछ ऐसे विकास हुए, कुछ इस तरह के सुधार हुए जिनसे दोनों संस्कृतियां नजदीक आई। उस समय जितने भी जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने यातायात में सुधार किया, माल गुजारी व्यवस्था में सुधार किया। शासक कोई भी हो, रीति रिवाजों पर कोई ज्यादा बाधा नहीं डालता था। आम जनता के अपने रीति रिवाज उसी हिसाब से चलते थे। इसके बाद शेरशाह सूरी हुआ, उसने टोडरमल को अपना राजस्व मंत्री बनाया। यही टोडरमल जिसे अकबर ने भी अपना राजस्व मंत्री बनाया था। इसने माल गुजारी व्यवस्था कायम की, यातायात के कुछ ऐसे साधन किए कि सुदूर क्षेत्र के लोग आपस में एक दूसरे से मिलने लगे। इसी तरह कई अन्य भी रीति रिवाज ऐसे थे जो हिंदू और मुसलमानों को प्रभावित करते थे। कुछ ऐसे भी हिंदू थे जो इस संस्कृति से स्वयं को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया था, मजबूत कर दिया था, कठोर बना दिया था। उसी समय मुगल काल के आसपास ही, या यूं कहें कि मुगल काल में ही पर्दा प्रथा प्रचलन में आया, जिसमें औरतों को पर्दा में रखना अनिवार्य सा कर दिया गया था। और यह संभ्रांत परिवार में होता था, यानी ऊंचे मुस्लिम परिवार में होता था। और जिस क्षेत्र में मुसलमानों का अधिक प्रभाव था, ऐसे क्षेत्र में पर्दा प्रथा प्रचलन में आया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों के यहाँ आने, बस जाने, यहाँ की संस्कृति को समझने और इन्हें अपनाने के कारण यहाँ के लोगों ने भी उन्हें अपना लिया और इस तरह से मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ। संस्कृतियों में आपस में समन्वय स्थापित हुआ। कुछ ऐसे संत भी हुए, महात्मा भी हुए, जिन्होंने सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा और सभी धर्मों में समन्वय की भावना स्थापन के लिए नैतिक शिक्षा भी दी। इसके बाद अब हम चौथे में देखेंगे बाबर और अकबर, भारतीयकरण की प्रक्रिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तैमूर वंशीय मंगोल बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था और यहाँ उसने 1526 ईस्वी में अपना शासन स्थापित किया। शासन स्थापित करने के बाद वह यहीं बस गया और यहीं राज करने लगा। उसके बाद इसका पुत्र हुआ हुमायूं। हुमायूं उदार था। हुमायूं के बाद अकबर ने मुगल शासन को मजबूती दी, स्थिरता दी, क्योंकि वह भारतीयों के प्रति उसके मन में उदारता की भावना थी और इसीलिए उसने यहाँ पर हिंदू राजपूतों के साथ मित्रता कायम की। कई ऐसे हिंदू राजपूत थे जो उसके शासन व्यवस्था को संभालते थे, जिनमें राजस्व मंत्री टोडरमल, इसके बाद बीरबल थे और उसके दरबार में नवरत्न रखे हुए थे। इसने ये नवरत्न उसे परामर्श भी दिया करते थे। जैसा कि कहा जाता है कि अकबर निरक्षर था, अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन बुद्धिमान था और अपनी इसी बुद्धिमत्ता के कारण उसने सभी धर्मों के साथ तत्वों को मिलाकर दीन ए इलाही नवीन धर्म की स्थापना करने की कोशिश की, लेकिन उसका यह धर्म नहीं चला। अकबर के विषय में कहा जाता है कि उसने हिंदू राजकुमारी के साथ भी विवाह किया था और इसका पुत्र जहांगीर आधा हिंदू और आधा मुगल था। इसी तरह जहांगीर ने भी हिंदू राजकुमारी से विवाह किया और उसका पुत्र शाहजहां हुआ, वो भी आधा हिंदू और आधा मुगल। तो इस तरह अकबर ने भारत में भारतीयकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की, यानी कि वह स्वयं अपने आप को भारतीय समझता था और दूसरे भी जो इस्लाम के मानने वाले थे उनमें भी उसने भारतीयता का बोध भाव भरा।
और यही कारण है कि वह यहाँ के राजपूत राजाओं के साथ उसने दोस्ती की। उसने अपने आसपास ज्यादातर राजपूत विद्वानों को, ज्यादातर भारतीय विद्वानों को रखा। उनमें बीरबल, राजा मानसिंह, इसके बाद उसने अबुल फजल और फैजी नामक 2 भाइयों को भी रखा। इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना भी उसके दरबार के खास व्यक्तित्व थे और उसने सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि उसने दीन ए इलाही नामक नवीन धर्म की स्थापना करने की भी कोशिश की। उसकी दरबार की भाषा फारसी थी। मुगल काल में 2 प्रसिद्ध कवि हुए, मलिक मोहम्मद जासिद, जिन्होंने पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा जिसे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी पढ़ते हैं, और दूसरे हुए अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्होंने नीति परक दोहे लिखे और उनके नीति परक दोहे को हम रहीम के दोहे के नाम से पढ़ते हैं। इस तरह से हिंदू और मुस्लिमों का आपस में समन्वय हुआ, दोनों में एकता स्थापित करने की चेष्टा हुई। इसके बाद 5वीं में हम पढ़ेंगे यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्तियों में एशिया यूरोप के बीच अंतर। यानी अकबर के समय में पुर्तगाली विद्वान था जेसुइट, उसने कहा कि अकबर बड़ा ही विद्वान था और वह सामाजिक दृष्टिकोण भी रखता था, लेकिन वह भारत में सिमट कर रह गया। अगर वह यह सोचता कि बाहरी दुनिया में भी क्या हो रहा है तो वह एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन ला सकता था। और उसने यहाँ पे राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए हिंदुओं के साथ तो मित्रता की ही, एक यहाँ पे उसने अनेक भवन भी बनवाए और वे भवन भारतीय और मुगल शैली के प्रतीक हैं। जैसे कि बुलंद दरवाजा उसने बनवाया, आगरा में भवन बनवाए, और इस तरह से उसने यहाँ के जो राजपूत राजा थे उनके साथ मित्रता की, यहाँ की जनता में अपने प्रति विश्वास जगाने की कोशिश की। फिर भी भारत में कुछ ऐसे राजपूत वीर योद्धा थे जो अकबर को विदेशी आक्रांता मानते थे और उन्होंने उसका विरोध किया, उसकी स्वाधीनता स्वीकार की। उनमें महाराणा प्रताप प्रमुख है। महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ हल्दी घाटी क्षेत्र में भयानक युद्ध किया था। उन्होंने आजन्म अकबर की पराधीनता स्वीकार नहीं की। अब 6वें में हम पढ़ेंगे औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार शिवाजी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकबर ने हिंदुओं में और मुस्लिमों में एकता स्थापित करने की कोशिश की। उसके पुत्र जहांगीर ने, शाहजहां ने भी एकता स्थापित करने की कोशिश की, हिंदू और मुस्लिमों को समान भाव से देखने की कोशिश की। लेकिन औरंगजेब बिल्कुल अपने पूर्वजों से उल्टा था। इसने अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासन शैली को नहीं अपनाया, बल्कि यह एक प्रकार से कट्टर मुस्लिम था। इसने यहाँ हिंदुओं पर अकथनीय अत्याचार किए। वह यहाँ पे इस्लाम को तलवार की नोक पर फैलाना चाहता था, यानी उसकी कोशिश यह थी कि हिंदुओं को मुस्लिम बना लिया जाए। अगर वे प्रलोभन से अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो तलवार की नोक पर उन्हें मुस्लिम बना लिया जाए। इसलिए उन्होंने हिंदुओं पर अकथनीय अत्याचार किया और यही कारण है कि उस समय के राजपूत जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, अकबर को अपना सा मानने लगे थे, वे औरंगजेब के विरुद्ध हो गए और औरंगजेब ने भी राजपूतों की उपेक्षा की, जिससे राजपूत उससे दूर हो गए। राजपूतों को इसने नाराज नहीं किया। इसने हिंदुओं को कष्ट देने के लिए धार्मिक कार्यों पर जजिया कर लगा दिया। जजिया कर क्या था? हिंदू जो धार्मिक कार्य करते थे उस धार्मिक कार्य के बदले में औरंगजेब को कर चुकाना पड़ता था, उसे जजिया कर कहा गया। इसके बाद हिंदुओं के प्रति उसके अत्याचार को देखकर, उसकी उस दुर्दांतता को देखकर, उसकी उस क्रूरता को देखकर यहाँ राष्ट्रवाद का अभ्युदय हुआ। यानी हिंदुओं के मन में यह लगा कि यह हम हिंदुओं को समाप्त करना चाहता है या हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता है,
यह हम पर अकथनीय अत्याचार कर रहा है, इसलिए औरंगजेब के विरुद्ध में आंदोलन शुरू हो गए। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में दो प्रमुख जातियों ने, दो प्रमुख योद्धाओं ने भूमिका निभाई। एक थे मराठे और दूसरे सिख। तो मराठों में सबसे पहले अभ्युदय हुआ शिवाजी महाराज का। उन्होंने औरंगजेब को नाको चने चबवा दिया। औरंगजेब सबसे ज्यादा अगर डरता था तो वह शिवाजी से डरता था। शिवाजी की छापामार शैली और भारतीयों के बीच उनका आदर भाव इतना प्रबल था कि शिवाजी महाराज ने मराठों के साथ दूसरे लोगों को भी एकजुट किया, दूसरे प्रांत के लोगों को भी एकजुट किया और औरंगजेब के विरुद्ध छापामार शैली में युद्ध प्रारंभ किया और औरंगजेब के कई क्षेत्रों को उन्होंने जीत लिया। और दूसरे सिख हुए। सिखों को भी औरंगजेब ने अकथनीय दुख दिया, उन पर अत्याचार किया, उनके गुरुओं को कष्ट पहुंचाया। औरंगजेब ने तो सिख गुरु तेग बहादुर जी का शीशी काट दिया। तो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत और सिखों पर अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार, इन सबसे सिख योद्धा औरंगजेब के विरुद्ध तत्पर हो गए। औरंगजेब के विरुद्ध उन्होंने क्रांति मचा दी और प्रमुख भूमिका निभाई उसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने। ये सिख धर्म के 10वें गुरु माने जाते हैं। इसके बाद गुरु प्रथा समाप्त हो गई और इनके धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को गुरु की पदवी दी गई। तो इस तरह से औरंगजेब को इन वीर योद्धाओं ने नियंत्रित करने की कोशिश की। इसके बाद हम 7वें में पढ़ेंगे प्रभुत्व के अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष। अंग्रेजों की विजय, यानी प्रभुत्व के लिए अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। यह संघर्ष कब शुरू हुआ? औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु के 1707 ईस्वी के बाद 100 वर्षों तक सत्ता संघर्ष के लिए विदेशियों के बीच होड़ मची गई। यानी विदेशियों में अंग्रेज 1600 में रानी एलिजाबेथ के कहने पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत आया। उसी समय फ्रांस के फ्रांसीसी भी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आ गए। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी जो भारत में आए थे वे आपस में संघर्ष कर रहे थे। दोनों को चाहिए था भारत की सत्ता पर कब्जा करना। दोनों भारत की शासन व्यवस्था को अपने अधीन करना चाहते थे, इसलिए दोनों में सत्ता संघर्ष प्रारंभ हो गया। और इस सत्ता संघर्ष में लॉर्ड क्लाइव ने प्रमुख भूमिका निभाई। वह बड़ा ही चतुर, चालबाज और क्रूर अंग्रेज अधिकारी था। अवसरवादी था, अवसर के अनुसार कार्य करता था। वह यहाँ के देशी राजाओं को प्रलोभन देकर आपस में मिला लिया करता था, फिर दूसरे राजाओं पर आक्रमण करवाया करता था, फ्रांसीसियों पर आक्रमण करवाया करता था और अंत में देशी राजाओं को हरा दिया करता था, देशी रियासत को अपने अधीन कर लिया करता था। और फ्रांसीसियों के साथ उसने बारंबार युद्ध किया और इसका यह हुआ कि फ्रांसीसियों को उसने दक्षिण में पराजित कर दिया। लॉर्ड क्लाइव ने 1757 में प्लासी का युद्ध किया था और इस प्लासी युद्ध को जीत लिया। यानी 1757 से भारत में अंग्रेजी सत्ता का आरंभ माना जाता है। 1757 से अंग्रेजी सत्ता का प्रारंभ भारत में माना जाता है जब लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी का युद्ध जीत लिया था। फ्रांसीसियों के पतन के बाद अब एक शक्ति बची थी जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सकती थी। वह शक्ति थी मराठों की शक्ति। मराठों के साथ उसने युद्ध किया। उससे पहले मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने 1799 ईस्वी में पराजित कर दिया था। अब अकेली शक्ति बच गई थी मराठों की शक्ति। मराठों के साथ अंग्रेजों ने बारंबार युद्ध किया। अंग्रेजों को मराठों ने कई बार पराजित किया, लेकिन मराठे सरदारों के बीच आपसी द्वंद्व और अंग्रेजों का फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण मराठे अंग्रेजों की चाल नहीं समझ सके और अंत में 1818 ईस्वी में मराठों का पतन हो गया। मराठे पूरी तरह से पस्त हो गए और अंग्रेजी शासन भारत पर व्यवस्थित हो गए। यानी 1818 के बाद अंग्रेजों को भारत में
विरोध करने वाले, उन्हें चुनौती देने वाले और कोई नहीं रहे। सारी शक्तियां समाप्त हो गई और अंग्रेजों ने निष्कंटक भारत पर राज करना प्रारंभ कर दिया। अब बीच बीच में जो दूसरी राज्य शक्तियां थी, जो देशी राज्य थे, वे बीच बीच में अंग्रेजों के विरुद्ध में आए और आप जानते ही हैं कि 1857 में प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम प्रारंभ हुआ था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, टाटा टोपे और नाना साहब, इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब 8वें में हम पढ़ेंगे रणजीत सिंह और जय सिंह। रणजीत सिंह अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। इन्होंने पंजाब पर राज किया था। वे इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने पंजाब के साथ कश्मीर और उसके आसपास के सूबों पर भी राज किया। सूबों यानी क्षेत्र पर उन्होंने राज किया। और इनके विषय में कहा जाता है कि वे बड़े ही उदार थे। उन्होंने उस समय मृत्यु दंड को यानी मौत की सजा को समाप्त कर दिया था। जिस समय इंग्लैंड में छोटे मोटे चोर उचक्कों को, छोटे अपराधियों को मृत्यु की सजा दी जाती थी, मृत्यु दंड दे दिया जाता था, उस समय बड़े से बड़े अपराध के लिए भी महाराजा रणजीत सिंह जी ने मृत्यु की सजा, मौत की सजा, मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया था। यह इनकी उदारता को दिखलाता है। और इस समय पंजाब में, सिंध में, कश्मीर में महाराजा रणजीत सिंह जी बड़े प्रसिद्ध थे। उसी समय जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में सवाई जयसिंह ने शासन किया। ये भी कुशल राजनीतिज्ञ थे, अवसरवादी थे, विद्वान थे, गणितज्ञ थे और साथ में खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने जयपुर नगर को बसाया। इनके विषय में कहा जाता है कि वे विदेशों से नगर के नक्शे मंगवाया करते थे और नक्शों पर अपनी ओर से कुछ फेर बदल करके और उसमें कुछ जोड़ के भवन बनवाया करते थे, नगर बसाया करते थे। जयपुर नगर इसका उदाहरण है। जयपुर नगर को राजा जयसिंह ने बसाया, इसलिए इनके नाम पर ही जयपुर नगर का नाम जयपुर पड़ा। इन्हें सवाई जयसिंह कहा जाता है। इन्होंने जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा में वैधशालाएं खुलवाई, जिससे कि खगोल विज्ञान के ऊपर में शोध किया जा सके, अंतरिक्ष के ऊपर में शोध किया जा सके, ग्रह नक्षत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सके। इसके बाद 9 में हम पढ़ेंगे भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के दो रूप। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, जिन्हें रानी एलिजाबेथ ने भेजा। ये यहाँ आए, इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। इनका पहला काम था भारतीय माल यानी भारतीय सामान को इंग्लैंड में ले जाके बेचना या यूरोपीय देशों में बेचना। इससे वे भारी मुनाफा कमाया करते थे, क्योंकि उस समय भारतीय कारीगर इतने कुशल थे और यहाँ ऐसे माल का उत्पादन होता था जो यूरोप में नहीं था। इसलिए यूरोपीय लोग भारतीय सामान की कद्र करते थे, उन्हें खरीदते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय माल को यूरोप में बेचती थी। बाद में यूरोप में मशीनी क्रांति हुई। वहाँ हर प्रकार के क्षेत्र में मशीनों की स्थापना हुई। भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध था कपड़े का उत्पादन। तो इंग्लैंड में कपड़े बनाने के लिए मशीनों की स्थापना की गई। इससे यह हुआ कि अंग्रेज यूरोप में या इंग्लैंड में बने हुए कपड़े को या सामान को जो मशीनों से बना करता था, उसे लेकर भारत में बेचा करते थे। भारत में ज्यादातर काम कुटीर उद्योग के रूप में होता था, यानी हाथों से होता था। यहाँ के कारीगर हाथों से कुशल कार्य किया करते थे, लेकिन इंग्लैंड में मशीनों के द्वारा वही कार्य होने लगे। इसलिए जो वस्तु है वो सस्ती हो गई। हाथ से बनी हुई वस्तु महंगी होगी और मशीन से बनी हुई वस्तु सस्ती हो जाएगी। इसलिए इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन होने लगा और उसे भारत के बाजार में लाकर बेचा जाने लगा। भारत के कारीगर कुशल थे, इंग्लैंड इस बात को जानते थे, इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ के कुटीर उद्योग को नष्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ के कारीगरों को प्रताड़ना देना, उन पर अत्याचार करना शुरू किया, जिससे कि यहाँ पे भारतीय वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया। और भारतीय वस्तुओं के उत्पादन कम हो जाने से इंग्लैंड से जो वस्तु भारत में आती थी उसका यहाँ पर विक्रय किया जाता है। यहाँ पंडित जी कह रहे हैं
कि अंग्रेज भारत में आए, लेकिन अंग्रेज भारत में दो रूप में आए। एक रूप में ऐसे अंग्रेज आए जो शालीन थे, जो शेक्सपियर और मिल्टन जैसे साहित्यकारों से अनुप्राणित थे, यानी यहाँ पर मिल्टन, शेक्सपियर और जितने इंग्लैंड के महान साहित्यकार थे उनका साहित्य आया, भारतीय उस साहित्य से प्रभावित हुए। उसी तरह यहाँ पे विज्ञान, यानी अंग्रेजों ने यहाँ विज्ञान, तकनीक, इन सबको यहाँ पे लेकर आए और यहाँ पे विज्ञान का भी विकास हुआ। इस तरह से अंग्रेज सभ्य या जो कहें कि सभ्यता के विकास में भी उन्होंने यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन यह अंग्रेजों का एक रूप था, यानी अंग्रेज साहित्यकार के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में, विज्ञान के प्रचार के रूप में, तकनीक विशेषज्ञ के रूप में यहाँ आए और यहाँ अपनी उस कला का विकास किया। लेकिन यहाँ एक अंग्रेजों का दूसरा रूप भी था, वह था बर्बर रूप, अत्याचारी रूप, सामंतवादी रूप। यानी यहाँ अंग्रेजों ने भारतीयों पर अकथनीय अत्याचार किया। यहाँ अंग्रेजों ने सामंतवादी सोच को दिखाते हुए भारतीयों को अपने से नीचा समझा और भारतीयों को दबाने की कोशिश की, उन पर दमनकारी नीति अपनाई। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आए थे और कोई भी कंपनी जो व्यापारी कंपनी होती है, जिसका उद्देश्य व्यापार करना होता है, उसे केवल पैसा कमाना आता है। उसे किसी भी तरीके से, चाहे अत्याचार भी क्यों न करना पड़े, उन्हें बस धन चाहिए। और अंग्रेज यही करते थे। उनका एक विशेष दल था व्यापारी के रूप में, जो क्या करते थे कि यहाँ पे लोगों पर अत्याचार किया करते थे और यहाँ से धन इंग्लैंड लेके जाया करते थे। तो यह जो व्यापारी वर्ग था, यह अत्याचारी था, यह निष्ठुर था, यह बर्बर था। उसने यहाँ पे इतने अत्याचार किए कि जिससे यहाँ की आत्महत्या तक काम उठी। और जो साहित्यकार वर्ग था, जो तकनीकी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रबुद्ध वर्ग था, उसने यहाँ पे अपनी कला का भी प्रदर्शन किया। इस तरह से अंग्रेजों का प्रबुद्ध रूप और बर्बर रूप दोनों भारत में आया और दोनों से भारतीय परिचित हुए। और धीरे धीरे यहाँ अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और आपको पता है कि 1947 तक भारत में अंग्रेजों ने राज किया। तो इस तरह से नेहरू जी ने पाठ 5 नई समस्याएं के अंतर्गत यह बताने की कोशिश की है कि प्राचीन भारत के बाद भारत में किस तरह मंगोलों के द्वारा, अफगानियों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा नई समस्याएं आई और भारतीय उस समस्या से दो चार हुए, उन्होंने उस समस्या का समाधान किया, उस समस्या का सामना किया। तो इस तरह से हम इस पाठ के द्वारा भारत में आई नई समस्याओं के विषय में समझ चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, में ये बतला दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्नोत्तर टाइप किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्रश्नोत्तर को देख सकते हैं और उसे अपनी भारत की खोज कॉपी में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। धन्यवाद।